नमस्कार। आज हम कॉरे डिजिटल लिमिटेड, जिसे हम केडीएल कह सकते हैं, उसकी वित्तीय वर्ष 2024-25 की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, और ये रिपोर्ट आप जानते हैं किसी भी कंपनी की हेल्थ समझने के लिए, वो कैसे काम कर रही है, आगे क्या प्लान्स हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट से जरूरी जानकारी निकालें, मतलब कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या काम करती है, वो सब। और ये सब सिर्फ इसी रिपोर्ट के आधार पर। एकदम, एक तरह की वित्तीय पड़ताल जो सबको आसानी से समझ आ जाए। जरिया हमारे पास है कॉरे डिजिटल लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के कुछ अंश। तो सबसे पहले ये कॉरे डिजिटल लिमिटेड करती क्या है असल में? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी मेनली महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और आसपास के एरिया में टेलीकॉम कंपनियों के लिए वो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे? फाइबर केबल बिछाना, मतलब ये वो ढांचा तैयार करते हैं जिस पर टेलीकॉम कंपनियां अपने एक्टिव इक्विपमेंट लगाती हैं। ये खुद सिग्नल नहीं भेजते। अच्छा, तो ये बेस बनाते हैं। और ग्राहक कौन है इनके? बड़े नाम दिख रहे हैं। हाँ, लिस्ट में तो भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज सब हैं। इनके अलावा ब्रॉडबैंड वाले और आईएसपीज भी इनके क्लाइंट्स हैं। रिपोर्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रविंद्र दोशी का संदेश भी है। वो कह रहे हैं कि कंपनी सस्टेनेबल टेलीकॉम इंफ्रा में निवेश के लिए कमिटेड है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चुनौतियों का भी जिक्र किया है। बढ़ती महंगाई और टेलीकॉम सेक्टर में जो तगड़ा कंपटीशन है उसका। ये पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जरूरी क्यों है टेलीकॉम के लिए? थोड़ा और बताएंगे इस पर। जरूर। सोचिए, 5G आ रहा है, डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है। इन सब के लिए जमीन पर एक मजबूत नेटवर्क चाहिए ना, टावर चाहिए, फाइबर चाहिए। यही काम केडीएल जैसी कंपनियां करती हैं। ये रीढ़ की हड्डी हैं एक तरह से। और इन्हें सरकार से कोई लाइसेंस वगैरह भी मिला है? हाँ, वो महत्वपूर्ण है। इन्हें डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से आईपीआईएल लाइसेंस मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी 1। आईपीआईएल लाइसेंस, इसका क्या मतलब हुआ इनके बिजनेस के लिए? इसका मतलब है कि केडीएल कानूनी तौर पर टावर, डार्क फाइबर जैसी संपत्ति बना सकती है, ओन कर सकती है, और फिर उसे दूसरी टेलीकॉम कंपनियों या आईएसपीज को किराए पर दे सकती है, लीज पर दे सकती है। ओके, तो ये इनका मेन बिजनेस मॉडल है, एसेट बनाओ और रेंट पे दो। बिल्कुल। और आजकल जैसे इंफ्रा की डिमांड है, ये लाइसेंस इनके लिए काफी वैल्यूएबल है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में उतर के हैं। नंबर्स क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड यानी एकीकृत वित्तीय नतीजे दिए हैं। हाँ, कंसोलिडेटेड फिगर्स। तो वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की जो कुल आमदनी है, टोटल रेवेन्यू, वो है 32,781.63 लाख रुपए। और मुनाफा टैक्स के बाद वाला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पीएटी कहते हैं, वो रहा 3,215 रुपीज 20 लाख रुपीस। ये पिछले सालों के मुकाबले देखें तो मतलब काफी अच्छी बढ़ोतरी है। एक बड़ा जंप दिख रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेटेड शब्द पर थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना? इसका क्या मतलब है यहाँ? बहुत जरूरी पॉइंट है ये। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि ये आंकड़े सिर्फ केडीएल के नहीं है। इसमें केडीएल और उसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां हैं जिन पे केडीएल का कंट्रोल है, उन सब का प्रदर्शन मिला हुआ है। अच्छा, और रिपोर्ट में जिक्र है कि इस साल इन्होंने कुछ नई कंपनियां खरीदी भी हैं। हाँ, बिल्कुल। 3 नई सब्सिडरीज का अधिग्रहण किया है। तो ये कंसोलिडेटेड आंकड़े उन नई कंपनियों के प्रदर्शन को भी शामिल करके पूरी ग्रुप की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई पूरे ग्रुप की कहानी। लेकिन अगर हम सिर्फ कोरे डिजिटल की अपनी परफॉर्मेंस देखें, मतलब स्टैंड अलोन नतीजे। हाँ, स्टैंड अलोन फिगर्स वो भी दिए हैं रिपोर्ट में। तो स्टैंड अलोन आमदनी, मतलब सिर्फ केडीएल की अपनी कमाई, वो तो बड़ी है, करीब 25.66% बढ़कर 13,204.71 लाख हो गई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो पॉजिटिव है, दिखाता है कि कोर बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन यही एक पेंच है। आमदनी तो बढ़ी, पर स्टैंड अलोन पीएटी यानी सिर्फ केडीएल का अपना मुनाफा, वो पिछले साल के 1149.29 लाख से घटकर इस साल 962.36 लाख रह गया। ये इंटरेस्टिंग है। रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट नीचे। हाँ, ऐसा क्यों हुआ होगा? आमदनी बढ़ रही है फिर भी मुनाफा कम। देखिए, रिपोर्ट खुद कुछ इशारे करती है। एक तो कच्चे माल की लागत बढ़ी है। टावर लगाने, फाइबर बिछाने में जो सामान लगता है, स्टील, सीमेंट, केबल, वो सब महंगा हुआ है। महंगाई का असर। हाँ। दूसरा ओवरऑल महंगाई। और तीसरा वो कंपटीशन वाला पॉइंट। टेलीकॉम इंफ्रा में बहुत कंपटीशन है, तो अच्छे दाम मिलना, मार्जिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो लागत बढ़ी, कंपटीशन ने मार्जिन निचोड़ा। बिल्कुल।
और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है खर्चों में। डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। डेप्रीशिएशन वो कितना बड़ा है? इस साल वो 499.77 लाख रुपए है, जबकि पिछले साल सिर्फ 43.55 लाख रुपए था। मतलब 10 गुने से भी ज्यादा। इतना ज्यादा? हम्म डेप्रिसिएशन का मतलब तो एसेट्स की वैल्यू में कमी होता है ना? ये इतना क्यों बढ़ गया? सही। कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, टावर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, उनकी वैल्यू समय के साथ या इस्तेमाल से कम होती है। उसी कमी को हर साल प्रॉफिट से घटाते हैं। डेप्रिसिएशन में इतनी बड़ी उछाल साफ दिखाती है कि केडीएल ने इस साल बहुत सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मतलब नए एसेट्स में भारी निवेश किया है। अच्छा, तो नए टावर, नया फाइबर, इसमें खूब पैसा लगाया है। हाँ, जब आप इतने सारे नए एसेट्स जोड़ेंगे तो उन पर लगने वाला सालाना डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा ही। इसके साथ ही फाइनेंस कॉस्ट्स यानी लोन वगैरह पर ब्याज, वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले साल 33.90 लाख था, इस साल 36.77 लाख है। शायद नए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया हो। तो मतलब स्टैंड अलोन कहानी ये है कि बिजनेस तो बढ़ा, रेवेन्यू आया, लेकिन नए इंफ्रा में बड़े निवेश, जिससे डेप्रिसिएशन बढ़ा और बढ़ती लागतों ने मुनाफे को कम कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब इन दोनों तस्वीरों को, स्टैंड अलोन मुनाफे में गिरावट और कंसोलिडेटेड मुनाफे में तेज उछाल को एक साथ देखिए। हाँ, ये फर्क काफी बड़ा है। ये फर्क ही इस बात का सबूत है कि कंसोलिडेटेड नतीजों को ऊपर खींचने में उन नई सब्सिडियरी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है जिन्हें केडीएल ने खरीदा है। लगता है वो कंपनियां खुद अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। तो केडीएल की ग्रोथ स्ट्रैटेजी सिर्फ अपने दम पर नहीं, बल्कि दूसरों को खरीद कर भी आगे बढ़ने की है। एग्जैक्टली। ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ का क्लासिक उदाहरण है। चलिए, तो अब बात करते हैं उन बड़े कदमों की जो इस साल कंपनी ने उठाए। एक तो बोनस शेयर का जिक्र है 2.1 की रेशियो में। हाँ, हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर। यह निवेशकों के लिए अच्छा माना जाता है, दिखाता है कंपनी के पास रिजर्व्स हैं और इससे मार्केट में शेयर की लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है। और कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल यानी शेयर जारी करके पैसा जुटाने की अधिकतम सीमा वो भी बढ़ाई है। 4.5 करोड़ से 12.5 करोड़ कर दी। ये भविष्य के लिए तैयारी है। शायद और फंड जुटाने की जरूरत पड़ेगी एक्सपेंशन के लिए। और वो 3 नई सब्सिडरीज जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, फ्रैंकिन टेलीकॉम, केडीएल रियल इंफ्रा और वोल्टर इंफ्राटेक, इन तीनों को खरीद लिया। हाँ, और इनमें करीब 98% हिस्सेदारी केडीएल की है और यहीं पर कंसोलिडेटेड मुनाफे का राज छुपा है। रिपोर्ट में इन सब्सिडरीज के अलग से आंकड़े दिए हैं। अच्छा, कितना कमाया इन्होंने? फ्रैंकिन टेलीकॉम ने करीब 604 लाख का पीएटी कमाया, केडीएल रियल इंफ्रा ने 204 लाख और वोल्टर इंफ्राटेक में 620 लाख। तीनों को मिला दें तो लगभग 1428 लाख का मुनाफा बनता है। अरे वाह, ये तो केडीएल के अपने स्टैंड अलोन मुनाफे 962 लाख से भी ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए कंसोलिडेटेड पीएटी उछलकर 3215 लाख पहुंच गया। सारा खेल इन सब्सिडियरीज का है। एक और अहम बात, इस साल कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। ये भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा लगता है। जब कंपनी तेजी से बढ़ रही हो, खासकर इंफ्रा जैसे बिजनेस में जब बहुत पैसा लगता है, तो वो मुनाफे को शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय वापस बिजनेस में लगाना पसंद करती है। मतलब पैसा रोककर और विस्तार करना है। हाँ, मैनेजमेंट का फोकस फिलहाल ग्रोथ पर है, ऐसा लगता है। रिपोर्ट में पिछले साल जारी किए गए कन्वर्टेबल वारंट्स का भी जिक्र है। उनका क्या स्टेटस है? हाँ, वो 62,900 वारंट्स थे, 795 रुपीस प्रति वारंट के भाव पर। उनका 25% पैसा आ गया था। रिपोर्ट कहती है कि वो अभी तक शेयरों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो वारंट होल्डर्स को बाकी 75% पैसा देना होगा और कंपनी को और कैपिटल मिल जाएगा। ये भी भविष्य के फंड का एक सोर्स हो सकता है। अब जरा गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने के तौर तरीकों पर आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रविंद्र दोषी रिटायर हो रहे हैं रोटेशन से और उनकी रीअपॉइंटमेंट का प्रस्ताव है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर्स रोटेशन से रिटायर होते हैं और अक्सर रीअपॉइंट हो जाते हैं अगर शेयर होल्डर्स मंजूरी दें। और एक नई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुश्री निष्ठा पमनानी, उनकी नियुक्ति को भी रेगुलराइज किया जा रहा है। हाँ, ये भी बोर्ड को नियमों के मुताबिक अपडेट रखने का हिस्सा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना गवर्नेंस के लिए अच्छा माना जाता है। रिपोर्ट में एक और खुलासा है कि बोर्ड में कुछ सदस्य रिश्तेदार हैं। हाँ, ये बताया गया है कि श्री रविंद्र दोषी एमडी, श्रीमती कश्मीरा दोषी डायरेक्टर और सीएफओ और श्री चैतन्य दोषी डायरेक्टर और सीईओ, ये पति, पत्नी और बेटे हैं। कंपनी एक्ट और लिस्टिंग रूल्स के तहत ये बताना जरूरी होता है। ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है ट्रांसपेरेंसी के लिए।
ठीक है, अब आते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स MS-JN गुप्ता एंड को ने क्या कहा है? ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी राय में कंपनी के खाते सही और उचित तस्वीर, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं। कोई बड़ी गड़बड़ी उन्हें नहीं मिली। ये तो अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि खाते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनी एक्ट के हिसाब से बने हैं। ये एक क्लीन चिट जैसा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर। क्या ऑडिटर ने कोई और खास बात नोट की है? मतलब कोई क्वालिफिकेशन या एम्फेसिस ऑफ मैटर? नहीं, क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अदर मैटर्स सेक्शन में कुछ चीजें मेंशन की हैं जिनसे उनका ओपिनियन बदला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ अकाउंट बैलेंसेस, देनदार, रिसीवेबल्स, लेनदार, पेएबल्स वगैरह का बाहरी पार्टियों से कंफर्मेशन पूरी तरह नहीं मिला है या मिलान बाकी है। अच्छा, ये आम बात है क्या ऑडिट में? हाँ, काफी कॉमन है, खासकर बड़ी कंपनियों में जहां बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑडिटर बस ये बता देते हैं कि वो इन चीजों के लिए कंपनी के मैनेजमेंट पर निर्भर रहें। उन्होंने ये भी लिखा है कि MSME वेंडर्स का डेटा कंपनी से मिली जानकारी पर आधारित है। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स है एक तरह से। एक और ऑडिट होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये कंपनी के कानूनों और नियमों के पालन पर होता है। MS गोविंद जायसवाल एंड कंपनी ने किया है ये। इसमें क्या निकला? सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने भी ओवरऑल कहा है कि कंपनी ने नियमों का पालन किया है, लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ छोटी-मोटी कमियों का जिक्र किया है। कमियां? कैसी कमियां? जैसे स्टॉक एक्सचेंज NSE को कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग में देरी हुई, थोड़ी देरी, जिसके लिए NSE ने 3 बार छोटे-मोटे जुर्माने लगाए, कुल मिला के कोई 65,000 के आसपास। ओह, जुर्माने लगे हैं। किस तरह की फाइलिंग थी ये? ये वोटिंग रिजल्ट्स रेग 44, शेयर होल्डिंग पैटर्न रेग 35 और इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रेग 13 से जुड़ी फाइलिंग्स थी। इनके अलावा GST रिटर्न GSTR 3B भरने में भी 2 बार बहुत मामूली देरी हुई, जिस पर कुल 1,000 रुपये का जुर्माना लगा। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास जो कुछ फॉर्म्स फाइल करने होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स की जानकारी के लिए DIR 12 या कुछ रेजोल्यूशन पास होने पर MGT 14, वो भी देर से फाइल हुए। तो ये सब देरी और जुर्माने, रकम तो छोटी लग रही है। क्या ये चिंता की बात है? देखिए, रकम वाकई बहुत छोटी है। इससे लगता है कि देरी शायद ज्यादा लंबी नहीं थी या मामला बहुत सीरियस नहीं था। लेकिन एक लिस्टेड कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वो टाइम पर सारे कंप्लायंस करे। हाँ, वो तो है। तो बार बार ऐसी छोटी चूकें होना, ये कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस की एफिशिएंसी पर एक हल्का सा सवाल उठाता है। शायद इन प्रोसेसेस को और टाइट करने की जरूरत है ताकि आगे ऐसी देरी ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस रिपोर्ट के विश्लेषण को, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? पहली और सबसे अहम बात तो ये कि कोरे डिजिटल की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, मतलब रेवेन्यू और खासकर प्रॉफिट, बहुत तेजी से बढ़ी है। और इसका मेन कारण है वो नई सब्सिडियरी कंपनियां जो खरीदी गईं। ठीक है, दूसरा पॉइंट? दूसरा, कंपनी अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भारी निवेश कर रही है। ये उस बढ़े हुए डिप्रिसिएशन से साफ पता चलता है। तीसरा, ग्रोथ के लिए 3 नई कंपनियां खरीदी। चौथा, कंपनी के अपने ऑपरेशन यानी स्टैंडअलोन लेवल पर मुनाफे पर दबाव है। वजह बढ़ती लागत और कंपटीशन। बिल्कुल। और पांचवा, ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल अकाउंट्स पर तो क्लीन चिट दी है, लेकिन सेक्रेटेरियल ऑडिट में कुछ छोटी-मोटी कंप्लायंस की कमियां सामने आई हैं। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि ये कंपनी फुल एक्सपेंशन मोड में है, अधिग्रहण करके और नया इंफ्रा बनाकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारत में डिजिटल ग्रोथ, 5G, डेटा की ज़रूरतें, तो टेलीकॉम इंफ्रा की डिमांड तो बढ़नी ही है। KDL इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। चुनौती यही है कि इस तेज ग्रोथ को मैनेज कैसे करते हैं, लागतों को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपने इंटरनल प्रोसेस को कितना मजबूत बनाते हैं। और अब अंत में, जैसा हम करते हैं सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर, एक सवाल सोचने के लिए। अगर कोई इस कंपनी को और गहराई से समझना चाहे तो उसे किस एक एरिया पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से शायद ये समझना कि जो नई सब्सिडियरीज इतना अच्छा कर रही हैं, क्या वो आगे भी ऐसा ही करती रहेंगी? उनका बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है? या शायद ये कि जो इतना भारी निवेश हो रहा है इंफ्रा में, उसका रिटर्न कब और कितना आएगा, उसकी क्या प्लानिंग है? हाँ, या फिर वो जो स्टैंड लोन मार्जिन पे प्रेशर है, उससे निपटने के लिए कंपनी क्या कॉन्क्रीट कदम उठा रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर और जानकारी जुटाई जा सकती है। बिल्कुल।
तो इन्हीं सवालों के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।